अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जनाब? कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आप लोगों को कल पेट में दर्द होना शुरू हो गया था सिर्फ 1 या 2 मिनट के लेट होने की वजह से, तो मैंने कहा यार कुछ लोगों का ये जो मसला है उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाए। मैंने बेटा उस दिन भी ये चीज़ क्लियर की थी आप लोगों को कि कभी ना कभी इस तरह 3 से 4 मिनट डिले हो जाते हैं। इट डजेंट मीन कि उसके लिए हज़ारों पोस्टें आप लोग कर दें को हो विद्रोह जुल्म हो गया हमारे साथ कि जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। बोर्ड मार्केट इनको बोले। तो मेरा बेटा इसमें हमेशा ये चीज़ याद रखा करें कि थोड़ा सा सब्र भी आप लोगों ने करना होता है। खैर आज आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का मेजरमेंट्स का। और जैसे कि कल भी ये बात हुई थी कि हम डायमेंशन एनालिसिस का जो टॉपिक कर रहे थे बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लिया वो आपके जो कंटेंट था उसमें नहीं गिवन था, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा उससे रेलिवेंट ऐसा बहुत से केसेस में हुआ है कि वो कंटेंट में नहीं होता लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग तो माशाल्लाह से पहली दफ़ा एमटीकेट देने लगे हैं, लेकिन जो आपको सामने टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं मेरा बेटा दे हैव एक्सपीरियंस कि उन्होंने कैसे लेके चलना है। तो माशाल्लाह कुछ आइंस्टाइन ऐसे बच्चे थे हमारे जिन्होंने ये थ्योरी पेश कर दी कि सर तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ ये वाला टॉपिक पढ़ा के। तो डेफिनेटली मेरा बेटा कोशिश यही होती है कि आप लोगों को वही चीज़ बताई जाए जिसमें आप लोगों का फ़ायदा हो। बट मेरा नहीं ख्याल आप लोग ऐसा कुछ भी चाहते हैं, और वो चीज़ डेफिनेटली मुझे बहुत बुरी लगी कि यार एक चीज़ में जब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ तो इन्हीं का फ़ायदा है, लेकिन बहुत से लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती। तो मेरा बेटा कोशिश करें, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मान लिया आप लोगों ने पे फ़ी दी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, बट बेटा हम आप लोगों के टीचर हैं, कोई बाजी के मुलाजिम थोड़ी नहीं होते। तो टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट को एक अच्छे वे में अच्छे तरीके से गाइड करना कि कैसे वो ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकता है। कम पढ़ाया जाए तब एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा पढ़ाया जाए तब ऑब्जेक्शन नहीं बनता। सो खैर मैं ये बात करना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ज़रूरी होती है मेरा बेटा कि थोड़ा सा अकल से काम लिया करें। एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़ का जो टॉपिक है उसी के साथ आपका ये जो पूरा कंटेंट है ख़त्म हो जाएगा। इसी के अंदर मैं साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस की भी कुछ बात कर लूँगा। तो मेरा बेटा और इसी से रेलिवेंट एमसीक्यूज़ जैसे कि आप लोगों की डिमांड थी वो दे दिए जाएंगे, और पूरी चैप्टर के जो एक ही दफ़ा वर्कशीट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो सबसे पहले तो मेरा बेटा मैं यहाँ पे हमेशा एक लाइन लिखूँगा, आप प्रिसाइज measurement is less accurate। बिल्कुल ये लाइन सबको पता है मेरा बेटा, a precise measurement is less accurate। एक चीज याद रखना, बहुत से लोग हमेशा प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंट जो है ना उनका फर्क है, डिफ्रेंशिएट करना है वो नहीं कर पाते। इनके जरा कमेंट सामने कर दें, वो डिफ्रेंशिएट कर नहीं पाते। होता क्या मेरा बेटा, प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और आपके पास बार बार रिजल्ट क्या आ रहे हैं, फर्स्ट करें एक दफा 19.3 आ गया, 19.4 आ गया, 19.5 आ गया, क्लोज एक दूसरे के रेलिवेंट रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट रिजल्ट मैं कहता हूं होता है 22 सेंटीमीटर। ये 19.3, 19.4, 19.5 है। अगर आप अपने एग्जैक्ट रिजल्ट पे पहुंच जाएं तो वो तो होगी एक्यूरेसी, लेकिन अगर आपके पास एक जैसी मेजरमेंट बार बार रिपीट हो रही हो तो वो आपके पास होती है मेरा बेटा प्रिसीजन। सो अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। उसके बाद मेरा बेटा आपको यह चीज बड़े अच्छे से क्लियर होगी, द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। बहुत से लोग हमेशा ये पूछते हैं कि यार एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है। जो लीस्ट काउंट, जैसे कि अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिबर की, जो कि आपके पास मेरा बेटा होता है 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। जी मेरा बेटा
हमरा जो भी है, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान मैंने ये फर्क बताया है। प्रिसाइज मेजरमेंट का मतलब होता है, फर्ज करें आपके पास जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो है 2 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास रिजल्ट बार बार रिपीट होके 19.3, 19.3, 19.3 आ रहा है, तो ये मेजरमेंट प्रिसाइज मेजरमेंट है। लेकिन अगर आपके पास रिजल्ट एग्जैक्ट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और बिल्कुल ठीक वैल्यू आ जाए, उसको एक्यूरेसी कहते हैं। मैं यहां पे दोबारा से ये चीज बता रहा हूं, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। ये नहीं चल रही वीडियो वाले कमेंट आ रहे हैं। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज लेस एक्यूरेट। बेटा वीडियो बिल्कुल ठीक चल रही है, आप अपना नेट या जो पेज है उसको रिफ्रेश करके देखिए। अकील साहब, मेरा बेटा जरूरी नहीं, मैंने ये बात की है, हो सकता है कि मेरे पास किसी भी का आंसर बिल्कुल है 19.3 हो, अगर वो 19.3 तो वो एक्यूरेट होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास रिजल्ट क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा हो और बार बार सेम रिजल्ट आ रहा हो, तो मेरा बेटा वो आपके पास, जी मेरा बेटा 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट था। वैसे मैं लीस्ट काउंट एग्जांपल दी है। ये जो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर है, ये किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, is called the least count of that instrument। और उस least count of the instrument को हम नाम देते हैं मेरा बेटा absolute uncertainty का। उसको हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? absolute uncertainty का। उसके बाद fractional uncertainty कैलकुलेट करनी हो, fractional uncertainty कैलकुलेट करनी हो, आप मेरा बेटा अपने कंटेंट देखें, उस कंटेंट में देखें कि चैप्टर नंबर 1 में से कौन कौन सा टॉपिक है। ये किनको वीडियो नहीं आ रही मेरा बेटा, अपना जो इंटरनेट कनेक्शन है वो चेक करें और उसके बाद आप लोग अपनी जो वीडियो क्वालिटी है उसको चेंज करें 720 पे और अपने पेज को रिफ्रेश करें। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए सिंपली हमें क्या करना होता है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए आपको मेरा बेटा लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करना होता है। लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि किसी भी चीज की इस तरह वैल्यू गिवन होती है 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ये जो प्लस माइनस के साथ अनसर्टेनिटी की वैल्यू लिखी होती है, इस वैल्यू को या इस लीस्ट काउंट को जब मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास जो चीज आती है उसे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कहते हैं। अगर आप, ये तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, फिर फ्रैक्शनल, फिर परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी अगर आप लोगों ने मेरा बेटा कैलकुलेट करनी हो तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के लिए मेरा बेटा आप लोगों को क्या करना होता है? इसी वैल्यू को 100% के साथ या 100 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाता है, ये आंसर हमारा परसेंटेज में आ जाता है। बेटा हम अनसर्टेनिटीज को देखते हैं कि कितने टाइप की अनसर्टेनिटी, मतलब परसेंटेज में जब हमारे पास एरर लाना हो,
कि कितने परसेंट या फ्रैक्शन में ये चीजें आ रही होती हैं, तो कितने फ्रैक्शन में अरीबा बेटा हमारे पास ये चीज आ रही है। और रही बात यहां पे हमारा जो अभी कंसर्न पॉइंट है वो ये है कि हमें एमडी कैट के टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए जो कॉन्सेप्ट आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ के आए हैं उनको रिवाइज करना और अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। अब मेरा बेटा अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर इसका जिंदगी में क्या काम है, ये डेली लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो मेरा बेटा आप लोग क्या एफएससी में क्या कर रहे थे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अब मेरा बेटा सिंध की बुक को चेंज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कसम खा के कहता हूं नहीं है। और बहुत आसान चीजें हैं, यही वैल्यू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू को 100 के पास मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास यही अनसर्टेनिटी परसेंटेज में आ जाएगी। अब यहां पे दो चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि प्रिसिजन, मैं डिराइव रिजल्ट लिख रहा हूं, पूरे टॉपिक में नहीं जा रहा क्योंकि भाई अगेन वही चीज आ जाएगी कि सर कुछ ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं। मेरा बेटा जो स्टूडेंट सिंध के हैं, जो स्टूडेंट बलूचिस्तान के हैं, जो स्टूडेंट पंजाब के हैं, जो स्टूडेंट पीटीबी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट एचएसएन को पढ़ रहे हैं, कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारे यहां ये चीज क्लियर कर दी गई है कि ये जो टॉपिक्स हैं एरर अनसर्टेनिटीज के, या जो सिलेबस आपको यूएचएस प्रोवाइड कर रहा है उनके अकॉर्डिंग ये कॉमन सिलेबस है। अब मैंने बेटा सिंध की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाई हुई तो मुझे अंदाजा नहीं है। सना बेटा फ्रैक्शनल का मतलब होता है फ्रैक्शन, लीस्ट काउंट को जब मय्यड वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आती है। अनसर्टेनिटी का मतलब गैर यकीन, जिस चीज पे आपको यकीन ना आए, जिस चीज पे आपको डाउट हो, उसे हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब मेरे बेटे मैं बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ ये चीजें बता रहा हूं, एक चीज अपने माइंड में बिठा ले मेरे बेटा कि अगर आप एमडी कैट का टेस्ट क्लियर करना चाहते हैं देन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। छोटी छोटी चीजों पे अगर आप बार बार करोगे तो जहरी सी बात है, आपको एक चीज क्लियर है कि कल मैंने ये टॉपिक पढ़ना है तो थोड़ा सा उसको रीड आउट जरूर करके आया करें, ताकि अगर मैं उसकी बेसिक्स बताना शुरू कर दूंगा तो मेरा बेटा बहुत से लोगों का नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आप उनकी क्लास में जहरी सी बात है माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट भी हैं जो बेटा जबीन अगर आपकी वीडियो शुरू से रिपीट करें प्लीज, वीडियो स्टक हो रही थी। अब देखो मेरा बेटा, आपको अगर मैं शुरू से रिपीट करना शुरू कर दूंगा तो बाकी क्लास का जो पूरे 11 मिनट का टाइम है वो वेस्ट होगा। इसलिए मेरा बेटा मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि क्रोम का ब्राउजर यूज करें, अपने पेज को रिफ्रेश रखें, उसके बाद 720 पे अपनी वीडियो क्वालिटी रखें, इंटरनेट कनेक्शन अपना फिट रखें और इस क्लास में बैठ जाए। इन केस अगर आपकी कोई चीज रह जाती है तो काइंडली बेटा, काइंडली मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा वेट किया करें। जब एक बोर्ड को रेस करना होता है तो उस चीज को मैं दोबारा से रिवाइज करता हूं। हमेशा से यही चीज होती है कि आपको वो सारी चीजें दोबारा से बतानी पड़ती है। प्रिसिजन के बारे में मेरा बेटा और लीस्ट काउंट का आपस में क्या रिलेशन है? प्रिसिजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीस्ट काउंट। ये डेराइव्ड रिलेशन आपने याद रखना है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना कम होगा वो उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, और जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा वो उतना लेस एक्यूरेट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट के दरमियान रिलेशनशिप की बात करूंगा तो एक्यूरेसी और लीस्ट काउंट का मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन आएगा। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा मेरा बेटा वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा, वो उतना ही ज्यादा मेरा बेटा एक्यूरेट होगा। जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा मेरे पास मेरे बेटे एक्यूरेट होगा।
कल मैंने देखा कि आपकी क्लास में से माशाल्लाह किसी ने कोई फीडबैक सबमिट नहीं करवाया। खैर मुझे यकीन माने कल की बात का तो अब अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि कितना गुस्सा है। और लेकिन एक चीज़ बताऊं, क्योंकि आपको ज़रा सी बात है, मेरा बेटा न्यू स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि हमारे पुराने, उनको बड़े अच्छे से टीचर के बारे में अंदाज़ा होता है, पता होता है कि हर एक बंदे का अपना एक मेथडोलॉजी होती है। हाँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपना 100% परफॉर्म करके वो करूँ जिसमें आपका नुकसान ना हो। बट सीन ये होता है कि यार जब हम माशाल्लाह से आते हैं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बाद, तो हमारी नर्व्स ये कहती हैं कि शायद हम टीचर को भी पढ़ाएंगे। सो अभी एक एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लिखता हूं और उसका एमसीक्यूज का आप लोगों ने मुझे आंसर देना है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं जो एमसीक्यूज है वो यहां पे लिखता हूं ताकि आप इसका आंसर दो। मैं लिखूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रिसाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ इंस्ट्रूमेंट लिखता हूं, उसमें सबसे पहले आपने बताना है पहला ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा प्रिसाइज है, मोर प्रिसाइज, एंड विच ऑफ देम इज मोर एक्यूरेट। मेरा बेटा जैसे ही लेक्चर एंड होता है, उस लेक्चर के एंड पे आपके पास आ जाती है क्लास की रेटिंग, और उसमें जहां पे आप स्टार देख रहे हो वहां पे आप फीडबैक भी सबमिट करवाते हो। So, which one of the following is most precise and which of them is more accurate? मैं आपके सामने 3 इंस्ट्रूमेंट की बात करता हूं। इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट मेरे पास है मीटर रॉड, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास मेरा बेटा वर्नियर कैलिपर, और थर्ड मेरे पास है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर और थर्ड है आपके पास मेरा बेटा स्क्रू गेज। अब आप लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज बतानी थी कि विच वन इज मोस्ट प्रिसाइज, विच वन इज मोस्ट प्रिसाइज। तो जहरी सी बात है, प्रिसीजन और लीस्ट काउंट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। जी हलीमा। सो हमारे पास स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज एंड मीटर रॉड इज मोर एक्यूरेट। क्या बात है भाई। Screw gauge is more precise and meter rod is more accurate. उसके बाद मेरा बेटा एक साइंटिफिक नोटेशन से रेलिवेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ से एक दफ़ा मैं बिल्कुल साइड पे हो गया, आप लोगों ने जो भी नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं ताकि मैं आगे बात करूँ। अच्छा मेरा बेटा एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, इन साइंटिफिक नोटेशन in scientific notation 134.7 जिसका लीस्ट काउंट जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। अब मेरा बेटा इन साइंटिफिक नोटेशन 134.7 कैन रिटन एज, उसको लिखा जा सकता है मेरा बेटा, प्रिसाइज का मतलब होता है लेस एक्यूरेट, और जिसका लीस्ट काउंट
जितना ज्यादा कम होगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज होगी, या और जिसका लीस्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मेरे पास मेरा बेटा क्या आ जाएगी, एक्यूरेट। अब मेरे बेटे 134.7 कैन बी रिटन एज, मेरे बच्चे अपना अपना जो पेज है उसको रिफ्रेश करें, क्रोम ब्राउजर यूज करें, 720 की क्वालिटी वीडियो की रखें तो आपके पास ये इशू नहीं आएगा। अब मेरे पास आंसर है ए, बी, सी और डी। आपने इन चारों में से एक आंसर बताना है। पहला आंसर मैं लिखता हूं मेरा बेटा 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। सी हमारे पास आ गया 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, एंड डी आपके पास आ गया मेरा बेटा नन ऑफ देम, या नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। सबसे पहले तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है, वी राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इन सम पावर ऑफ 10। हम नंबर को जब 10 की कुछ पावर में लिखते हैं उसको हम साइंटिफिक, विच इज मल्टीप्लाइड by a number which is multiplied by a number between 1 and 10। जब किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है उसे 10 की कुछ पावर में लिखते हैं, और 10 की कुछ पावर एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है। जी बिल्कुल, आप लोगों ने आंसर बिल्कुल ठीक फरमा दिया, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूंगा। वो ये है कि जब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है नंबर को, तो एक ही की पॉइंट है, पुट द डेसिमल पॉइंट after first non-zero digit. Put the decimal point after first non-zero digit. आपने अशारिया को, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। आपने अशारिया को, अपने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। अब आपके पास इस नंबर में जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो लेफ्ट साइड पे आपके पास 1 आ रहा है, 134.7। आप डेसिमल पॉइंट को यहां से उठाकर 1 के बाद ले जाना चाह रहे हो, तो उसको ले जाने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 डिजिट क्रॉस किए, 1.347 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। 10 की पावर में वो नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे जो आप क्रॉस करके जाओगे टू पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, टू पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। अब मेरे बेटे जो चीज काबिले गौर है वो ये है कि कुछ जगहों में हमें 10 की पावर प्लस में नजर आती है और कुछ जगहों में हमें 10 की पावर माइनस में नजर आती है। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ लेकर आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, फ्रॉम राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो आपके पास मेरा बेटा 10 की पावर प्लस में आएगी। हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा था 1 2 डिजिट क्रॉस किए, 10 की पावर 2 आ गई। अगर मेरे पास नंबर लिखा होता 0.00347, अब मैंने डेसिमल पॉइंट को साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखना चाह रहा हूं। अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखना चाह रहा हूं तो मुझे अपने इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है, क्योंकि इस नंबर में अगर कोई फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नजर आ रहा है तो वो मेरा बेटा आपके पास, मैं दूसरी एग्जांपल अपनी तरफ से दे रहा हूं, वो दूसरी एग्जांपल आपके पास ये है कि वो डेसिमल पॉइंट 3 के बाद आना चाहिए, लेकिन डेसिमल पॉइंट तो कहां पे मौजूद है, वो मौजूद है शुरू में। तो 1 2 3 डिजिट क्रॉस किए मैंने, 3.47
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 लिख दिया। वो माइनस का साइन इसलिए लिखा क्योंकि मेरी डेसिमल पॉइंट की जो मूवमेंट है वो अब लेफ्ट से राइट की तरफ है। राइट से आप पॉजिटिव कंसीडर करें, जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। तो ये चीज मेरा बेटा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लिखने का तरीकाकार ये होता है कि पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। Put the decimal point after the first non-zero digit। अब मेरा बेटा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट कुछ एक और क्वेश्चन आप लोगों में जो एंटी टेस्ट में से पूछा जाता है एरर के बारे में। Which one of the following errors, यहां से अगर आप लोग, जी मेरा बेटा जज़ाकल्लाह क्लियर है तो मैं नेक्स्ट की बात करता हूं। इसको मैं रेस करने लगा हूं। अच्छा, बातों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, थोड़ा सा जज्बाती हूँ यार, इसलिए कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, तो दिल पे ना लेना, हाँ माइंड ना करना मेरी बात का। अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले अब मैं क्वेश्चन ये करता हूँ आपके पास। क्वेश्चन ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन नॉट बी रिमूव्ड which one of the following errors cannot be removed by taking average of values। हम बार बार यही करते हैं ना कि जब आपके पास रिजल्ट ठीक ना आ रहा हो, एरर आ रहा हो, तो हम उन वैल्यूज की एवरेज ले लेते हैं। अब मेरे बेटे यहां पे हम बात करेंगे, मैं 4 ऑप्शंस लिखता हूं। इन 4 ऑप्शंस को मेरे बेटे ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट वन है मेरे पास पर्सनल एरर, बी ऑप्शन मेरे पास मेरे बेटे आ रही है सिस्टमैटिक एरर। अलीमा उस्मान लगता है आपने सारे लेक्चर लिए हैं पहले वाले भी। सिस्टमैटिक एरर एंड सी रैंडम एरर। गुड यार, बड़ी अच्छी बात है मेरा बेटा आप लोगों की। एंड नन ऑफ दिस। सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट करने के लिए आप लोगों को हमेशा सिस्टम का एरर ठीक करना पड़ता है। मीन के यू हैव टू अप्लाई जीरो करेक्शन। And what is called the zero correction? Any error in the measuring instrument is called the zero error of that instrument. Any error in the measuring instrument is called the zero error of that instrument. Then to remove the zero error, first of all we have to done the zero correction. और personal error और random errors को correct किया जा सकता है by taking the average value of average of values, by taking the average of values। उसके बाद मेरा बेटा रैंडम एरर हमारे पास मेरा बेटा अननोन कॉजेस की वजह से होते हैं कि हमें पता ना चले कि ये एरर क्यों आ रहा है। वो सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, वो आपकी जो बंदा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है उसके टेक्निकल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है। तो मेरा बेटा ये डेफिनेशंस हैं और मेरे ख्याल में आप लोगों को तो ये क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने नहीं बताई।
फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक दीजिएगा। जी सावधान बेटा, बिल्कुल ऐसे ही है। अगला देखें, अ मेजरिंग डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसका लीस्ट काउंट 1 मीटर है। मैं आपको बुक का पेज नंबर भी मेरा बेटा बता देता हूं। पेज नंबर बेटा 6 पे ऊपर ये सारी डेफिनेशन, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर सब लिखा हुआ है। जब आपके पास रैंडम एरर तब आता है जब आप बार बार किसी वैल्यू को रिपीट करते हो लेकिन हर दफ़ा रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आ रहा होता है, सेम कंडीशन के अंदर काम कर रहे हो, तो उसे हम रैंडम एरर का नाम देते हैं। सिस्टमैटिक एरर मेरा बेटा जब इंस्ट्रूमेंट में एरर आ जाए उसे सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। जी जी मेरा बेटा, आप बताएं क्या बताना चाहती हैं। बेटा बाय अप्लाइंग द जीरो करेक्शन, उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें जिस इंस्ट्रूमेंट में एरर है, या उसका वो एरर रिमूव कर दें, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास सिस्टमैटिक एरर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो अ मेजरिंग डिवाइस हैज अ लीस्ट काउंट एज 1 मीटर, ये भी आपको पता ही होगा। लीस्ट काउंट 1 मीटर है। सो व्हाट एरर मस्ट बी प्रेजेंट इन इट, what errors must be present in it। अप्लाइंग जीरो करेक्शन का क्या मतलब है सर? मेरा बेटा जैसे कि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप खड़े होते हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट आपको आपका जो मैस है वो 120 kg बता रहा है सना बेटा, लेकिन आपका तो एग्जैक्ट मैस कितना है 100 kg फर्ज करें, तो इसका मतलब हुआ कि रीडिंग में 20 का एरर है, तो वो आपका जीरो एरर हो गया। आप अपनी नेट रिजल्ट में से उस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो मतलब आपने जीरो एरर की क्या कर दी, जीरो करेक्शन। सो मेरा बेटा कि आपके पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 मीटर है तो उसमें जो पॉसिबल एरर होता है वो चीज याद रखिएगा, वही लीस्ट काउंट की वैल्यू उसका पॉसिबल एरर होती है। जैसे कि मेरा बेटा आपके पास 1 मीटर आ गया, बेटा पर्सनल, अल्लाह जी, पर्सनल एरर का मतलब मेरा बेटा ये होता है, पर्सनल एरर का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे से जो एरर होगा वो मेरा पर्सनल एरर होगा, वो मेरी किसी कहते लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मेरी टेक्निकल नॉलेज की वजह से, वो कम ना होने की वजह से, या जो मुझे एक्यूरेट वैल्यू या मेजरमेंट लेनी नहीं आ रही, तो उसकी वजह से ये एरर आता है, पर्सनल एरर मेरा बेटा। कि जो बंदा इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहा है उसको रीडिंग लेनी नहीं आती, तो उसकी वजह से ये एरर मेरा बेटा आता है। अब हमारे पास असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट, तो मेरा बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान भी है आपकी बुक का। सो ये देख लीजिएगा जरा।
जी मेरा बेटा, एक्यूरेट, अब कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं होता, उसमें किसी न किसी तरह से पॉसिबल चांसेस होते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में वो चीज़ पढ़ी नहीं थी, आप लोग बात करते थे जब वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की, तो ऐसी कंडीशंस आ जाती थी कि जब उसमें एरर आ जाता था। अब मेरा बेटा हम बात करते हैं आपके पास असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। असेसमेंट ऑफ टोटल, आप जो अनसर्टेनिटीज एंड पे होती हैं, जब दो वैल्यूज, उस अनसर्टेनिटीज के साथ कैसे डील किया जाता है। हमारे पास असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट, असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। आपके पास मेरा बेटा दूसरी वैल्यूज होती हैं, वो प्लस माइनस वैसे ही हो रही होती हैं, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज होती हैं हमारे पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज जो गिवन होती हैं, या फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटीज, उनको कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहला रूल है आपके पास फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब दो वैल्यूज या तो ऐड हो रही हो या वो दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हो, फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग क्या करते हैं मेरा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज याद रखिएगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम जो काम करते हैं वो ये है कि हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है फाइनल रिजल्ट में, दोनों के एब्सोल्यूट, चाहे एडिशन हो रही हो चाहे आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही हो। जैसे कि मैं कहता हूं किसी भी रिजल्ट में दो वैल्यूज की x2 माइनस x1, मतलब दोनों के दरमियान आपके पास सब्ट्रैक्शन हो रही है, मैं यहां पे x1 की वैल्यू लिख देता हूं और x2 की वैल्यू भी लिख देता हूं। x1 मेरे पास मेरा बेटा आ रहा है 10.5 प्लस माइनस अनसर्टेनिटी उसके साथ लिखी हुई है 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह मेरा बेटा आपके पास 26.5 और प्लस माइनस के साथ जो अनसर्टेनिटीज लिखी हुई है वो आपके पास 0.1 सेंटीमीटर है। अब मेरे बेटे आपके पास ये दोनों वैल्यूज आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। जब हम दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये जो पहले रिजल्ट आ रहा है मैयड वैल्यू का, इसको तो आपने सब्ट्रैक्ट ही करना है, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटीज होंगी आपके पास, इन अनसर्टेनिटीज को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जस्ट ऐड ही करते हैं। जैसे कि यहां पे 16.3 आ सकते हैं आपके पास आंसर इसका, माइनस 16.3 प्लस माइनस, लेकिन 0.1 में मैं 0.1 ऐड ही करूंगा, जो कि आंसर आएगा 0.2 सेंटीमीटर। जी जरफशाह बेटा मैं बता देता हूं। अच्छा मेरा बेटा, उसके बाद अगर आपके पास समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट दिस। मेरे बेटे आपके पास जब अनसर्टेनिटीज को डील करना होता है फाइनल रिजल्ट में, तो कैसे डील करते हैं, आपके पास हर एक वैल्यू के साथ उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज है या अनसर्टेनिटीज साथ लिखी होती हैं, तो उनको प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते हुए कैसे डील करते हैं। तो मैंने ये कहा कि जब दो वैल्यूज जिनके साथ उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज लिखी हुई हैं, अगर वो दो वैल्यूज आपस में प्लस माइनस हो रही हो, जी मेरा बेटा मैंने माइनस 16.3 लिखा हुआ या माइनस 16 लिख लिया, सॉरी। तो मेरा बेटा आपके पास यहां पे दो वैल्यूज प्लस या माइनस आ रही हो, तो आप लोगों ने मेरा बेटा ये चीज याद रखनी है कि ये जो रिजल्ट है ये तो प्लस माइनस होंगे, ये रिजल्ट तो मेरा बेटा आपके पास प्लस माइनस होंगे, लेकिन जो अनसर्टेनिटीज है उनका आंसर हमेशा आपके पास ऐड ही होगा। बेटा माइनस 26.5 में से प्लस 10 जब निकालोगे तो माइनस का 16 आएगा ना, मतलब मैंने बड़ी वैल्यूज के साथ अगर नेगेटिव साइन लगा दिए, उसको माइनस कंसीडर कर लिए, तो इसलिए कह रहा हूं।
उसके बाद अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में याद रखिएगा आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप लोगों ने ये अपने फर्स्ट ईयर में ये चीज पढ़ी हुई है कि जब मल्टीप्लीकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो, मल्टीप्लीकेशन हो रही हो या डिवीजन हो रही हो, और साथ ही मैं लिख सकता हूं कि आपके पास पावर की वैल्यू हो, तो वहां पे आप परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, कि जो अनसर्टेनिटीज की परसेंटेज है, परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय द मेजर्ड वैल्यू, और उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आती हैं। अब मेरे बेटे कि जैसे कि आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी पूछी गई है, सबसे पहले हमें बड़े अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरा बेटा वो है 1/2 mv²। अब बताया यह गया है कि आपके पास परसेंटेज एरर इन मैस 2% है, जबकि वेलोसिटी का b परसेंटेज एरर आपके पास 2% है। वो भी आपके पास मेरा बेटा 2% आ गया। अब आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है अनसर्टेनिटी जब आपके पास यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो रही, m और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मेरे बेटे जब m और v आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देंगे। मैं ये कहूंगा कि 2 + 2 4% आ जाएगा। लेकिन यहां पे एक और चीज जो काबिल गौर है वो ये है कि मेरा बेटा आपके पास यहां पे पावर भी इन्वॉल्व हो रही है। एक थर्ड वन फैक्टर मेरे पास क्या आ गया मेरा बेटा, पावर फैक्टर भी इन्वॉल्व हो रहा है। v के ऊपर आपके पास जो क्या आ रही है मेरा बेटा, पावर भी आ रही है। अब पावर का परसेंटेज अनसर्टेनिटीज के साथ क्या ताल्लुक है, तो मेरा बेटा सिंपली आप ये करेंगे कि आप इस पावर को इसकी परसेंटेज एरर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। v के ऊपर पावर आ रही थी बेटा 2, तो उसको 2% के साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 × 2% आपके पास रिजल्ट आ जाएगा मेरा बेटा 4%। तो मैस के परसेंटेज अनसर्टेनिटी 2% थी, वेलोसिटी की बन गई 4%। जो पावर होती है उसको जस्ट शुरू में लाके आपने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जो पावर होती है आपने उसको लाके मल्टीप्लाई कर देना है, एंड फाइनल रिजल्ट में आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। मैंने कहा था परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो 2% + 4% जो कि इक्वल आ जाएगा मेरा बेटा आपके पास 6% के। जी बेटा, अब मेरा बेटा जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाती हैं, मतलब 5 से 10 वैल्यूज आ गई हैं, तो आप क्या करोगे वहां पे अनसर्टेनिटीज को डील करने के लिए। यहां तक मेरा बेटा क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, ताकि फिर मैं 2 चीजें रह चुकी हैं, एक आपके पास एवरेज वैल्यू और दूसरा आपके पास टाइम फैक्टर, जिन एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होता है उनके साथ क्या करते हैं। जी मेरा बेटा, वी ऐड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट। बिल्कुल मोमिना बेटा, बिल्कुल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में जस्ट हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज की बात करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाएगी उस वक्त हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज की बात करेंगे। मेरा बेटा आपको यह चीज बता दी जाएगी, अगर नहीं बताई जाती तो आपके पास एक मेजर्ड वैल्यू विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी, तो वहां से आप उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, पावर फैक्टर, जो पावर होगी मेरा बेटा उसको उस परसेंट शुरू में लाके उस वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको अपनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो जो भी वैल्यू गिवन होगी, जैसे कि यहां पे ये वैल्यू गिवन है x1 = 10.5 ±
0.1 सेंटीमीटर। यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो जस्ट मेरा बेटा आप लोगों को क्या काम करना होगा, इस लीस्ट काउंट को 0.1 को 10.5 के साथ डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। उसके बाद अब इसको मेरा बेटा रेस करने लगाऊं। सबसे पहले मेरा बेटा एवरेज वैल्यू के लिए वहां पे अनसर्टेनिटीज को कैसे डील करते हैं। सबसे पहले तो मेरा बेटा आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन होंगी आप उनकी एवरेज निकालोगे। फाइंड एवरेज, फर्स्ट स्टेप आपके पास आ गया। सेकंड स्टेप में आप उसकी डेविएशन निकालोगे। अब डेविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कुछ वैल्यू है 19.3, 19.4, 19.5, 19.6। मैं जब इसकी एवरेज निकालूंगा फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे पहले इन सब को ऐड करूंगा कि जितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, 4 के साथ जब डिवाइड करूं तो आपको पता है कि क्या आ जाती है, एवरेज। मेरे पास एक यहां पे फाइनल एक रिजल्ट आ जाता है, लाइक मेरे पास कहता हूं कि 19.5 आ चुके हैं, सपोज फर्ज कर रहा हूं। तो मैंने अब इसकी निकाली है डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कि इस 19.5 में से हर एक वैल्यू को अलग अलग सब्ट्रैक्ट करो, तो आपके पास अगेन 4 वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप उन 4 वैल्यूज की मीन निकालोगे। फिर आप उन 4 वैल्यूज की मेरा बेटा मीन निकालोगे, तो वो आ जाएगा फाइंड मीन डेविएशन, और वही मीन डेविएशन आपका फाइनल रिजल्ट होगा, अनसर्टेनिटी का फाइनल रिजल्ट होगा। सिंपली आपने क्या करना होता है, उन वैल्यूज की एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने के बाद आप उनकी डेविएशन निकालोगे। डेविएशन के बाद आप डेविएशन की भी मीन वैल्यू निकालोगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा वो आ जाता है मेरा बेटा टाइम फैक्टर। जैसे कि सिंपल पेंडुलम की कुछ वाइब्रेशंस का टाइम गिवन हो, 30 वाइब्रेशंस का टाइम गिवन है, 40 वाइब्रेशंस का टाइम गिवन है, तो आपने जस्ट यहां पे क्या करना होगा, जो भी लीस्ट काउंट होगा उस इंस्ट्रूमेंट का, उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ डिवाइड कर देंगे। जो भी लीस्ट काउंट होगा उस नंबर का, उसको आप नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ डिवाइड कर देंगे। जो भी लीस्ट काउंट होगा उसको नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ मेरा बेटा डिवाइड कर देंगे। अब मेरे बेटे मैं आप लोगों को एक चीज रिकॉल करवाना चाहूं, तो चैप्टर नंबर 1 में अगर कंटेंट के लिहाज से चले, फिजिकल क्वांटिटीज, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्रीफिक्सेस, एरर एंड अनसर्टेनिटी एंड असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का जो कंटेंट है वो मैक्सिमम क्लियर हो चुके। इवन कि मैंने आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस भी बता दिया था और सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता दिए थे। और अब आप लोगों की मेहनत के लिए डेविएशन का मतलब होता है मेरा बेटा कि आप एवरेज वैल्यू में से हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, उसको हम डेविएशन कहते हैं। 19.5 माइनस 19.3 एक रिजल्ट आ जाएगा, 19.5 माइनस 19.4 दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, तो ये डेविएशन होती है। उसके बाद जब डेविएशन आ जाए तो उस डेविएशन की 4 वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 4 वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उन चारों वैल्यूज को आप दोबारा से मेरा फिर ऐड करके उनका भी मीन निकालेंगे, तो आपके पास मीन डेविएशन आ जाएगी। सो इसके बाद मेरा बेटा मंडे को हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जो कि मोशन एंड फोर्स का है। उसमें बेसिक्स ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड इंपल्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, टॉर्क और इक्विलिब्रियम है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड इंपल्स, जितना मैक्सिमम हो चुका उसको खत्म। जी मेरा बेटा दुआ, चैप्टर खत्म हो गया। अब आप लोगों को अभी थोड़ी देर तक अगर नहीं शो हुई तो चैप्टर नंबर 1 के पॉसिबल एमसीक्यूज वो मिल जाएंगे विद आंसर की, जिसको आप वर्कशीट का नाम देते हो। आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और उसके बाद उनके आंसर्स कैसे आते हैं उनको देखिएगा। उसके बाद मेरा बेटा स्टिल आप लोगों के पास
जी मेरा बेटा, उसका भी देख लेते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैं अपनी जो गूगल ड्राइव है उसमें अपलोड हो जाएंगी और आप लोगों को मिल जाएंगी। इसलिए मेरा बेटा, और दूसरी ये चीज़ कि होपफुली चैप्टर नंबर 1 में इंशाल्लाह आप लोगों को कोई इशू नहीं रहा होगा। तो अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाए, इनका ज़रा टेस्ट स्टार्ट कर दें। कुछ आसान से MCQs हैं, ज़रा देख लें, रेलिवेंट टू द कंटेंट टॉपिक ही होंगे। जो आपका इशू था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जो कंटेंट हो उससे रेलिवेंट आपके MCQs हों, कोई भी डायमेंशन। चले मेरा बेटा, अब आप लोगों को मैं दोबारा से, ये जैसे कि किसी ने कमेंट किया हुआ था मेरे बच्चे कि आप लोग सर टाइम फैक्टर की कोई एग्जांपल दे दे, तो मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे पास मेरा बेटा कोई टाइम पीरियड है आपके पास। मैंने ये कहा था कि लीस्ट काउंट को आपने डिवाइड करना है नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद करना है। अनसर्टेनिटी निकालने के लिए लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। मैं एग्जांपल ये देता हूं आप लोगों के सामने कि जो टाइम है वो आपके पास किसी भी चीज का 54.6 सेकेंड गिवन है। लीस्ट काउंट आपके पास 0.1 सेकेंड है और जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं जिनका टाइम पीरियड आपके पास आया हुआ है वो मेरा बेटा आपके पास 30 है। तो यहां से देखिएगा, चाहे वो पेंडुलम की बात ही क्यों ना कर रहा हो, कि उसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस 30 थी। 30 वाइब्रेशन का जो टाइम पीरियड है वो आपके पास 54 सेकेंड है। एक वाइब्रेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है मेरा बेटा, इस टाइम को जो 30 वाइब्रेशंस का टाइम है 54.6, इसको डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपके पास टाइम पीरियड का टी का 1.82 सेकेंड। अब मैं प्लस माइनस के साथ, यहां से टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड एक वाइब्रेशन का हमने निकाल लिया, ठीक है। टोटल टाइम को 30 वाइब्रेशन के साथ डिवाइड किया तो आपके पास इसका आंसर आ गया 1.82 सेकेंड। अब मेरे बेटे, आपके पास जो चीज गिवन है कि अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के साथ डिवाइड करना है। लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, ऑसिलेशंस आपके पास 30 हैं। ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की बात करें तो 0.1 को जब 30 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास मेरा बेटा लिखा होगा 0.00, जी मेरा बेटा ये वैल्यू इसमें गिवन होगा 0.03 सेकेंड। तो ज़ाहिर सी बात है 0.03 सेकेंड, फिर इस वैल्यू में आपके पास क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को मेरा बेटा बता दी है। रही बात हलीमा सुल्तान मेरा बेटा, जो आपने अभी फरमाया कि इतने आसान क्वेश्चंस, मेरा बेटे अभी आप लोगों का जो फुल बुक का टेस्ट होगा, फुल बुक मतलब फुल बुक का कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 का जो कंप्लीट टेस्ट होगा उसमें 20 MCQs होंगे और कोशिश की जाएगी कि जो आपको डिफ़िकल्टी चाहिए वो मिले और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होगा।